नमस्कार छात्रों। पिछले दो भाग में हमने जनसंख्या के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। वो जानकारी एक इस प्रकार थी कि जो जनसंख्या है हमारी, वो जनसंख्या किस किस घटकों पर निर्भर होती है, जनसंख्या का किस घटकों पर परिणाम होता है, इसके बारे में हमने पिछले दो भागों में जनसंख्या की जानकारी प्राप्त की है। स्त्रियों का अनुपात, पुरुषों का अनुपात, लिंगानुपात, कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना, निवास स्थान के अनुसार साक्षरता, प्रवासन, इन सभी घटकों का जनसंख्या पर परिणाम होता है, इसकी हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब हम यह देखेंगे कि जनसंख्या यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। लोगों की संख्या के अपेक्षा उनके गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। संख्या ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, गुणवत्ता अधिक होना ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि बाहरी देशों में गुणवत्ता अधिक है, जनसंख्या कम है। तो जनसंख्या पर किन किन घटकों का परिणाम होता है, वो है लिंगानुपात, आयु समूह, स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर और साक्षरता दर। यह सभी गुणवत्ता महत्वपूर्ण घटक जनसंख्या के हैं, जो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। गुणवत्ता के अनुसार कुशल एवं अकुशल मानव संसाधन की आपूर्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, पर क्या तुमने विकास के बारे में कुछ कह सकते हो? अर्थात यदि वहाँ बढ़ी हुई जनसंख्या को रहने के लिए घर न हो, पीने के लिए पानी न हो, तो उस वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास को नापने का आधार क्या है? उस शहर में कितने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध है, कितने बच्चे विद्यालय जा सकते हैं? और जनसंख्या का अगर विकास होना मतलब मानव संसाधन की आपूर्ति अगर करनी है, तो बच्चों को विद्यालय जाना ज़रूरी है। उसी प्रकार सभी को पानी मिलना ज़रूरी है। सभी को जो हमारे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, इन संसाधनों को मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि यह सभी संसाधन हमारे जैविक घटकों पर निर्भर होते हैं और हमारी जीव घटकों को पूर्ण करते हैं। किस शहर का विकास अधिक हुआ है, किस शहर में अधिक प्रसन्न लोग रहते हैं, किस शहर की वृद्धि या विकास अधिक हुई है, जहाँ पर वृद्धि हुई वहाँ पर विकास हुआ, ऐसे हम बता नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहाँ पर उस शहर का विकास हुआ ही होगा, ऐसे हम नहीं कह सकते। तो इसलिए काफ़ी दशकों तक किसी देश का विकास केवल उस देश के राष्ट्रीय सकल उत्पाद से तय होता था। अर्थात जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उतना वह देश विकसित है, ऐसा समझ में आता था। जिसके देश में अर्थ मतलब पैसा अधिक है, वहाँ पर विकास अधिक, ऐसे कहा जाता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि देश की जनसंख्या वहाँ के जीवन की गुणवत्ता से संतुष्ट है। देखा जाए तो विकास का संबंध जनसंख्या का के जीवन स्तर, जीवन की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले अवसरों एवं स्वतंत्रता से प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं बाहरी देशों में, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ का जीवन स्तर, वहाँ के जीवन की गुणवत्ता, वहाँ पर मिलने वाले अवसर, वहाँ पर होने वाली स्वतंत्रता, इन सभी घटकों का परिणाम आर्थिक विकास पर होता है। यह आर्थिक विकास जो है वो अपने देश को उन्नति की ओर ले जाता है। अब हम यह देखते हैं कि अर्थशास्त्री जिनका नाम है महबूब उल हक, 1980 एवं 1990 के दशक में महबूब उल हक एवं महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन्होंने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की थी। इस संकल्पना पर आधारित मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा प्रकाशित किया गया। अब
मानव विकास सूचकांक कैसा होता है कि जिसका विकास पूरा एक का अर्थ क्या है कि जहाँ पर पूर्ण विकास होता है वह देश। देखो अभी हम आगे देखेंगे। यह जो देश है वो इस प्रकार देश है कि जहाँ पर मानव विकास अधिक पैमाने पर हुआ है। वो ऐसे देश है कि देखो आपको दिखेगा कि नॉर्वे यह देश का सूचकांक जो है 0.949 है। इसका अर्थ है इसका विकास दर का स्तर अति उच्च है। ऑस्ट्रेलिया का 0.939 है। स्विट्ज़रलैंड का भी उतना ही है। जर्मनी का 0.926 है। डेनमार्क का 925 है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड यूके उसका विकास का सूचकांक 0.909 है। जापान का 0.903 है। श्रीलंका का 0.766 है जो उच्च है। ब्राज़ील का भी 0.754 है। चीन का 0.738 है जो उच्च में उसे कहा जाता है, मतलब 70 से 80 जितना है, मतलब 0.70 से 80 में जितना है वो उच्च स्तर है और 0.90 के ऊपर जो है वो अति उच्च स्तर है। और मध्य में हमारा मानव विकास सूचकांक है वो है भारत का 0.624। इसका अर्थ हमारा विकास का स्तर बढ़ना काफ़ी बहुत ज़रूरी है। उसमें दक्षिण अफ्रीका, भारत, भूटान, पाकिस्तान इन देशों का समावेश होता है। और बहुत कम मतलब 0.50 मतलब बहुत कम ऐसा जिसका मानव विकास सूचकांक है वो है अफ़गानिस्तान, नाइजर और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। अफ्रीका के कुछ देशों में यह सूचकांक बहुत ही कम है और इसके कारण इसका स्तर भी निम्न स्तर कहा जाता है। जब मानव की स्थिति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास से किया जाता है तो मानव विकास सूचकांक माना जाता है। केवल आर्थिक समृद्धि ही विकास नहीं होता, अब यह स्वीकार किया जा चुका है। यह केवल व्यक्ति हेतु लागू नहीं है तो पूरे प्रदेश अथवा देश के लिए भी लागू है। प्रादेशिक विकास के मानदंडों में मानव विकास सूचकांकों को सांकेतिक रूप में समाविष्ट किया गया है। इस सूचकांकों का निर्धारण करते समय 3 संकेतों का विचार किया जाता है, जैसे आर्थिक संकेत, स्वास्थ्य और शिक्षा। मानव विकास सूचकांक जो होता है वो उसका मूल्य 0 से 1 के बीच में होता है। अति विकसित प्रदेशों का सूचकांक 1 के करीब होता है और प्रगति का स्तर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे सूचकांक कम होता जाएगा। किसी प्रदेश में यदि विकास बहुत ही कम होगा तो सूचकांक 0 के पास हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मानव का विकास प्रत्येक इंसान में अभिव्यक्ति के आधार पर एक अद्वितीय मनोजैविक घटना होती है जिसमें इसकी प्रक्रिया एक समान होती है। यदि प्रक्रिया व्यवस्थित, अनुक्रमिक और तार्किक होती है तो एक अंतर्निहित स्वरूप पर आधारित होती है। इस अंतर्निहित स्वरूपों को मानव विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत विकास की प्रक्रिया के निश्चित डिग्री तक भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। मानव का जो विकास है वो विकास अपने देश को भी विकसित करता है। जिस देश में मानव का विकास अधिक है उस देश का मानव विकास सूचकांक भी अधिक होगा। जिस देश में मानव का विकास कम है वहाँ पर मानव विकास सूचकांक कम होता है। इसलिए देश में लोगों का विकास होना ज़्यादा आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं कि मानचित्र में हमारे महाराष्ट्र में जहाँ पर आपको ज़्यादा हरे रंग का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा हरा रंग जो है वो है अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश। उससे कम हरा रंग है उसमें थोड़ी कम जनसंख्या होगी। उससे कम हरा रंग है
तो उसे और कम जनसंख्या होगी, और एकदम फीके हरे रंग में जहाँ पर आपको दिखाई देगा वहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या है, जैसे ठाणे, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, इन प्रदेशों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद नासिक और औरंगाबाद, यहाँ पर जनसंख्या आपको अधिक दिखाई देगी। उसके बाद देखते हैं हम धुले, जळगाव, बुलढाणा, अकोला, नांदेड़, लातूर, जालना, अहमदनगर, सोलापुर, सातारा, सांगली, रायगढ़, इसमें आपको उससे कम, मतलब जहाँ पर ज़्यादा हरा गाढ़ा रंग है वो 1000 से, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 1000 से कम लोग रहते हैं। उससे कम हरा वाला है उसमें 500 से 1000 लोग रहते हैं। उससे कम हरे वाले में हम आपको 250 से 500 तक आपको यह जनसंख्या दिखाई देगी, और आगे आपको 100 से 250 तक की जनसंख्या दिखाई देगी, जो बिल्कुल ही बहुत ही कम हरे रंग वाले प्रदेश है, जैसे नंदुरबार, वाशिम, हिंगोली, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, इन भागों में जनसंख्या बहुत ही कम नज़र आती है। और उसके साथ साथ बीड़, उस्मानाबाद, यहाँ पर भी आपको जनसंख्या जो कि ना के बराबर है, मतलब 100 से भी कम है। गढ़चिरौली, जनसंख्या का घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार दिखाया गया है, इसलिए पालघर एवं ठाणे एक ही रंग में दिखाई देता है। लेकिन अगर हमने देखा तो पालघर अलग है और ठाणे अलग है, इसलिए ज़्यादा गाढ़ा जो हरा रंग है जहाँ वहाँ पर 1000 के ऊपर आपको जनसंख्या दिखाई देगी। उससे कम रंग में आपको 500 से 1000 व्यक्ति एक वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में दिखाई देंगे। उससे कम हरे रंग में 250 से 500 व्यक्ति आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में दिखाई देंगे। उससे कम हरे रंग में 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको दिखाई देंगे। महाराष्ट्र के जिला निहाय जनसंख्या के घनत्व का विचार करने पर निम्न बिंदु ध्यान में आते हैं। महाराष्ट्र के पूर्वी भागों के जिलों में जनसंख्या का घनत्व कम है और पश्चिमी भाग में अधिक है। जनसंख्या के घनत्व पर नागरीकरण एवं औद्योगिकरण का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए मुंबई शहर, जिला, मुंबई उपनगर जिला, ठाणे, पुणे एवं कोल्हापुर जिलों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। नागपुर, नासिक, अहमदनगर इत्यादि जिलों में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। वृष्टि छाया, मतलब जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है एवं ज़्यादा वर्षा होती है एवं घने वनों के प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले जनसंख्या वाले जिलों में जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। जहाँ पर वर्षा कम होती है और जहाँ पर अधिक पैमाने पर वन है, जंगल है, ऐसे भागों में भी जनसंख्या कम हमें दिखाई देती है, कम नज़र आती है। अभी हम देखते हैं, क्या आप जानते हो कि जनसंख्या से संबंधित विभिन्न घटकों की जानकारी हमें प्रत्यक्ष सर्वेक्षण से प्राप्त होती है। सभी देशों में ऐसे सर्वेक्षण किए जाते हैं। ऐसे सर्वेक्षण को जनगणना कहा जाता है। भारत में यह जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है। इस दशक का सर्वेक्षण 2011 में हुआ था, अभी 2021 में होना क्रम प्राप्त है, लेकिन कोरोना के कारण शायद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी का उपयोग वर्गीकरण, आलेखों के द्वारा प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियोजन इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है और इसी से ही हम देश का विकास कर सकते हैं। देश में हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी है।
अगर हम विस्तार से देखें तो चीन की जनसंख्या हमसे अधिक है। हमारी जनसंख्या चीन से कम, मतलब हम दूसरे स्थान पर है, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टि देखा जाए तो चीन यह बड़ा देश है, भारत उससे क्षेत्रफल के अनुसार छोटा देश है। तो हमारी जनसंख्या, हमारी आबादी अधिक होने के कारण हमें जनसंख्या कंट्रोल करना, पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। अगर हमने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया तो उसका विपरीत परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 शताब्दियों में अर्थात 20 वर्षों में भले ही भारत में परिवार के सदस्यों की संख्या कम आई है, फिर भी देश की जनसंख्या तो बढ़ी रही है। तो इसके पीछे के कारण क्या है? 1810 में एक घर में 8-10 बच्चे हुआ करते थे। 1910 में एक घर में 4-5 बच्चे हुआ करते थे, मतलब एक माता पिता के 4-5 बच्चे। और हम देखते हैं कि 2010 में एक घर में सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे जन्म लेते हैं। सुखी जिंदगी का आधार छोटा और स्वस्थ परिवार। लेकिन इतने कम बच्चों का जन्म होने के बावजूद भी हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, जिसका हमारे देश के आर्थिक उत्पन्न पर विपरीत परिणाम हो जाता है। जिससे क्या होगा कि हमारा मानव विकास सूचकांक कम होता जाता है, क्योंकि जब हम देश में अधिक जनसंख्या होगी तो सभी प्रकार की उपलब्धियाँ अधिक लगेगी, जो हमारे ज़रूरतें हैं, मानवीय संसाधन जो हैं वो भी अधिक लगेंगे। और इन मानवीय संसाधनों को हम पूर्णतः सभी लोगों को दे नहीं पाएंगे। इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल में लाना, नियंत्रित करना अनिवार्य है। अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया तो हमारे देश का विकास सूचकांक कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी प्राथमिक उपलब्धताएं होती है वो उपलब्धताएं सभी को प्राप्त नहीं होती, और जिससे जनसंख्या के कारण आर्थिक दृष्टि से देश को आगे बढ़ाने के लिए हम दुर्बल बन जाते हैं। इसलिए जनगणना 2021 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। घरेलू उपयोग हेतु यदि प्राप्त व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 लीटर पानी लगता है तो इस प्रकार भारत में केवल घरेलू उपयोग के लिए प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी, यह आप सोच सकते हो। इसी प्रकार पानी, मिट्टी, भोजन, यह सभी चीज़ें अधिक लगेगी। रहना, अधिवास, इसके लिए भी हमें कम जगह पड़ेगी। इसलिए हमें अभी क्या करना होगा कि हमें अभी ही जनसंख्या पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रखा तो भविष्य में हम काफ़ी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। तो आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आप यह पाठ पढ़ोगे, अगली बार मैं आपको इसके प्रश्नों के उत्तर दे दूँगी। धन्यवाद।